हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस एंड इंग्लिश ज्ञान गंगा। और आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस के एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस के अगले पार्ट को पढ़ेंगे और जिसमें हम सेंटेंस को ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि सेंटेंस किस में है, सिंपल में है या कंपाउंड में है या कम्प्लेक्स में है, ठीक है, और या जो है मिक्स्ड सेंटेंस में है। तो ये हमारी क्लास आज की बहुत ही इनोवेटिव होने वाली है और आप इसमें इसको ध्यान से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस के टाइप्स जो होते हैं एनालिसिस की दृष्टि से कितने होते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस के दृष्टि से सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, एनालिसिस की दृष्टि से सेंटेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो कौन कौन से हैं, चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से सेंटेंस हैं एनालिसिस के दृष्टि से। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विश्लेषण, है ना, सेंटेंस का विश्लेषण करना। ठीक, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है वो सिंपल सेंटेंस। सिंपल, ये SI है, सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होता क्या है? तो ए sentence which has only one finite verb, a sentence which has only one finite verb is called simple sentence। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरे डिफिनेशन के रूप में भी हम जान सकते हैं क्या होता है। ठीक है, दूसरा डिफिनेशन क्या है? ए सिंपल सेंटेंस A simple sentence is one which has only one subject and one predicate। एक सिंपल सेंटेंस जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन के माध्यम से हमको ये पता चला, ठीक है, कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक जो है फाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब केवल एक ही आएगा। जैसे एग्जांपल अगर आप देखें तो एग्जांपल है एन ऑनेस्ट मैन इज़ लव्ड बाई ऑल। एन ऑनेस्ट मैन is loved by all। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन इज लव्ड बाई ऑल मतलब एक ईमानदार व्यक्ति सबके द्वारा पसंद किया जाता है, यानी ईमानदार व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन एक सब्जेक्ट हो गया, इज़ लव्ड बाई ऑल प्रेडिकेट हो गया, इज़ लव्ड बाई ऑल प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ पे जो इज़ लव्ड बाई ऑल लिखा है इसे हम क्या कह सकते हैं? इज़ को फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये पैसिव वॉइस में है इसीलिए लव्ड जो है पैसिव वर्ब में चेंज हो गया है, पैसिव वर्ब में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे ही लिखा है और ही क्या है? सब्जेक्ट है और राइट्स ए लेटर प्रेडिकेट है।
लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट्स शब्द आया है और जो कि क्या है, फाइनाइट वर्ब है, एफ वी का मतलब फाइनाइट वर्ब, और यहाँ पे इज़ क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, इफ़ वी, ठीक है, फाइनाइट वर्ब है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। तो यहाँ पे द सन लिखा हुआ है, ठीक है, और राइजेज लिखा हुआ है, द सन राइजेज। तो राइजेज क्या हो गया, राइजेज हो गया फाइनाइट वर्ब एफ वी, और सन क्या हो गया, सन हो गया सब्जेक्ट, द सन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते हैं, वह क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग प्रेडिकेट हो गया, लेकिन आर प्लेइंग जो है क्या हो गया, ये एफ वी है, यानी फाइनाइट वर्ब है। अगर हम टेंस को चेंज करेंगे तो आर प्लेइंग बदल जाएगा, दे प्ले क्रिकेट हो जाएगा। अगर हम इसको प्रेजेंट में ले जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं तो दे प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया है, ठीक, यहाँ पे जो है, जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा इसको, ठीक है, इसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। ठीक, और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रेन फॉल्स, यानी बारिश होती है, ठीक है, रेन फॉल्स, रेन फॉल्स मतलब बारिश होती है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक। ही स्पीक्स, ही स्पीक्स, ये सब्जेक्ट हो गया, ये फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। दे टॉक, दे टॉक, ये सब्जेक्ट हो गया दे, और टॉक के हो, टॉक क्या हो गया, टॉक हो गया फाइनाइट वर्ब। तो इसमें फॉल्स एफ वी है, फाइनाइट वर्ब है, स्पीक्स फाइनाइट वर्ब है, और टॉक क्या है, फाइनाइट वर्ब। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सिंपल सेंटेंस ही कहे जाएंगे, क्योंकि इनमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, ठीक है, और इन सेंटेंस में एक कम से कम एक क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, एक फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए ये सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरा हमारा जो है सेंटेंस वो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस को क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य। तो क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस, यानी वह सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज हो, यानी दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज से मिलकर बना हुआ सेंटेंस ही कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। और प्रिंसिपल क्लाउज अगर बने होते हैं, यानी प्रिंसिपल क्लाउज हों, तो दोनों जुड़े किससे होंगे, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस में ये ध्यान देना है कि है क्या, डेफिनेशन देख लीजिए। एक कंपाउंड सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस is one made up of two or more principal clause, ठीक है, more principal clauses। तो एक कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाउजेस, मेन या इंडिपेंडेंट क्लाउजेस से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस या एक सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज हों, या मेन क्लाउज हों, या इंडिपेंडेंट क्लाउजेस हों, और वह जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से जुड़े हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल, द मून रोज एंड एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट, द मून रोज एंड एवरीथिंग
लुक्ड ब्राइट, सूर्य निकलता है और सब कुछ साफ दिखाई देता है या सब कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे सूर्य निकलता है, एक सॉरी सूर्य नहीं चंद्रमा है, सन रोज नहीं लिखा है, सूर्य निकला, सॉरी चंद्रमा निकला, द मून रोज, चंद्रमा निकला, एंड एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट, और सब कुछ क्या दिखाई दिया, चमकता हुआ दिखाई दिया, एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट, ठीक है, सब यानी हर वस्तु जो है चमकती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पे एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट ये भी प्रिंसिपल क्लाउज है, अपना अर्थ पूरी तरह से दे रहा है, और एंड से जुड़ा होने के नाते, और ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए एंड से जुड़ा होने के नाते ये दो प्रिंसिपल क्लाउज एंड से जुड़े होने के कारण ही कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित हो गए हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल है कंपाउंड सेंटेंस का। आई बात समझ में। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी and read it and enjoyed it। ठीक। ही गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करता है, एंड रीड इट और उसे पढ़ता है, एंड enjoyed it और इसे इंजॉय करता है, आनंद लेता है। तो यहाँ पे देखो, ही गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी ये प्रिंसिपल क्लाउज है, और फिर उसके बाद एंड रीड इट, एंड से जुड़ा हुआ रीड इट है, और यह भी क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है, अंतर्गत ही आएगा। ये इसको कोऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लाउज, एंड रीड इट एंड एंजॉयड इट, ठीक है, और यानी ही रीड इट हो जाएगा, ही एंजॉयड इट हो जाएगा, ठीक है, अगर अलग अलग करते हैं तो प्रिंसिपल क्लाउज में, ठीक है, प्रिंसिपल क्लाउज में क्या होता है, एंड से जुड़कर, ठीक, बट से जुड़कर जो सेंटेंस बनाए जाते हैं, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, एज वेल एज हो गया, येट हो गया, आइदर हो गया, आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। और जो एंड से जुड़ता है, बट से जुड़ा हुआ सेंटेंस होता है, वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कोऑर्डिनेटिंग ये कंपाउंड सेंटेंस को। हाउ टू आइडेंटिफाई कंपाउंड सेंटेंसेस, हाउ टू आइडेंटिफाई कंपाउंड सेंटेंसेस। हाउ टू आइडेंटिफाई कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे। तो एक चीज़ याद रखना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिस सेंटेंस में लगे होंगे, ठीक है, वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। यानी यदि किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लाउज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं कौन कौन से, एंड है, एज वेल एज है, बट है, फॉर, नेवरदलेस, है, शो, स्टिल, येट, ठीक है, सो, स्टिल, येट, वेर एज, का मतलब जबकि होता है, वाइल का मतलब भी जबकि होता है, बोथ, डैश डैश एंड,
आइदर और, ठीक, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, ईटीसी। यानी जिस सेंटेंस में इन सारे शब्दों का प्रयोग हो जाए, ठीक है, दिखाई दे, एंड एज वेल एज, बट, फॉर, नेवरदलेस, शो, स्टिल, येट, वेयर एज, वाइल, बोथ, डैश डैश, एंड आइदर डैश डैश, और नीदर डैश डैश, नॉर, नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो, ठीक है, उनको हम सीधा सीधा समझ लेंगे कि वो कंपाउंड सेंटेंस के रूप में हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें दो प्रिंसिपल क्लाउज यूज़ किए गए हों, उन्हें हम डबल प्रिंसिपल मतलब डबल सेंटेंस बोल देते हैं, या कंपाउंड सेंटेंस को डबल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, जिसमें दो प्रिंसिपल क्लाउज जुड़े हों। जैसे अभी आपने देखा था, ही गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड इट एंड एंजॉयड इट, ठीक है, तो इसमें एंड रीड इट एंड एंजॉयड इट लिखा है, तो ये डबल हो गया। अब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें दो से अधिक हैं, दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज से मिलकर बना हो, तो उसको मल्टीपल सेंटेंस कहते हैं। मल्टीपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस को मल्टीपल सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। आप पहचानिए, कैसे पहचानेंगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक एक शब्द को, एक एक जो है चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा, तभी आप पहचान पाएंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होता है, इसको मिश्रित वाक्य बोलते हैं। कंपाउंड को संयुक्त और कॉम्प्लेक्स को मिश्रित बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस होता है ये जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज एक होगा और एक से अधिक, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा और एक या एक से अधिक क्या होंगे, सबऑर्डिनेट क्लाउज होंगे, और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, सॉरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन भी देख लीजिए क्या है इसका। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस consists of one principal clause and one or more subordinate clauses. One or more subordinate क्लाउजेस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या देखना है, इसमें सबऑर्डिनेट क्लाउजेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज का प्रयोग किया जाता है या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आते हैं इसमें। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें एग्जाम्पल क्या है, एज वी ट्राई टू एंटर द इन, एज वी ट्राइड टू एंटर द इन द innkeeper said that there was no room. The innkeeper said that there was no room. यानी as we tried to enter the inn, जैसे ही हमने इन यानी सराय में प्रवेश करने के लिए प्रयास किया,
द इन कीपर, जो सराय कीपर था, सराय इन कीपर था, उसने कहा कि उस कमरे नहीं हैं। तो यहाँ पे आप जो सेंटेंस देख रहे हैं, ठीक है, ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, इसमें कौन सा है प्रिंसिपल क्लाउज और कौन सा है सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो लिखा है, एज वी ट्राई टू इंटर द इन, हमने बताया था पहले कि जहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिखा होगा वही पार्ट क्या कहलाएगा, वही पार्ट कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो एज वी ट्राई टू इंटर द इन, यही सबऑर्डिनेट क्लाउज है और वह अपना अर्थ प्रकट करने के लिए द इन कीपर सेड दैट देयर वाज नो रूम, इसी का सहारा ले रहा है, इसी का सहारा ले रहा है। तो याद रखिए यहाँ पे एक प्रिंसिपल, द इन कीपर सेड ही प्रिंसिपल क्लाउज है, ठीक है। द इन कीपर सेड, ये द इन कीपर सेड दैट देयर वाज नो रूम, तो यहाँ पे दैट शब्द आया है, दैट देयर वाज नो रूम, यह भी सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेट क्लाउज है, एससी है। लेकिन द इन कीपर सेड, ये है क्या है, ये प्रिंसिपल क्लाउज है, ये है पीसी, ठीक है। प्रिंसिपल क्लाउज कौन सा है, द इन कीपर सेड, और दैट देयर वाज नो रूम, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो यहाँ पे दैट से भी जुड़ा हुआ है, तो दैट के बाद देयर वाज नो रूम, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज। एज वी ट्राई टू इंटर द इन, यह भी सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ठीक है। और द इन कीपर सेड क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल इसका। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, उन्होंने आराम किया, जब शाम हुई तो उन्होंने आराम किया। तो यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, व्हेन क्या है, व्हेन है सबऑर्डिनेट क्लाउज, व्हेन से यानी व्हेन इवनिंग केम क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज। और व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्या है ये, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो दे रेस्टेड में दे रेस्टेड क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज है, दे रेस्टेड क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज है। और व्हेन इवनिंग केम क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ठीक है। और व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इस तरह से आप दे रेस्टेड पर ये निर्भर कर रहा है क्या, व्हेन इवनिंग केम। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपको भी समझ में आ गया होगा। इसमें प्रिंसिपल क्लाउज है दे रेस्टेड, और व्हेन इवनिंग केम ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, इसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। व्हेन क्या कहलाता है, व्हेन कहलाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको याद रखना है क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को आपको याद रखना है, कौन कौन से हैं, एज इफ ये इफ है, एज दो, ठीक है, एज दैट, एज लॉन्ग एज मच एज देन, ऑल्दो, ठीक, ये TH लिखा हुआ है, ऑल्दो,
though, as far as, so far as, ये एफ ए आर है, एफ ए आर, सो फार एज सून एज, अकॉर्डिंग एज, आफ्टर, बिफोर, because, if, whether, even if, in case, that, so that, so that, in order that, in order that, provided, that, not withstanding, notwithstanding that, then, now that, who, whom, whose, which, what, how, when, where, while, till, until, unless, the moment, the minute, considering that, etc. ठीक है, तो इन सब का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में हुआ है और एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक या एक से अधिक सबॉर्डिनेट क्लाउज जुड़े हैं इन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका ये सेंटेंस जिसको आप पहचानेंगे। ठीक, इसके तहत हमने जो है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देख लिया है, कैसे आप पहचानेंगे उनको। आगे एक और बचता है जिसको बताना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहा जाता है मिक्स्ड। चौथा है मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस, ये क्या होता है मिक्स्ड सेंटेंस? तो ये कुछ नहीं, वह सेंटेंस जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाउज और कम से कम एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज हो, उसे हम मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं इस ए मिक्स्ड सेंटेंस is one which has
at least two principal clauses and one subordinate clauses. सबॉर्डिनेट क्लाउज, ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाउज हो और कम से कम एक सबॉर्डिनेट क्लाउज हो, उसे हम मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। अब कैसे होता है मिक्स्ड सेंटेंस देख लीजिए। जैसे आया ही वेंट टू मार्केट, एग्जाम्पल है ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट and bought a costly wristwatch. ये ओ है, bought a costly wristwatch that was stolen a few weeks later. Stolen a few weeks later, यानी वह बाजार गया और एक महंगी घड़ी खरीद कर लाया जिसे कुछ हफ्तों बाद चुरा लिया गया, जो कुछ हफ्तों बाद चोरी हो गई। तो यहाँ पे देखिए एक प्रिंसिपल क्लाउज दिख रहा है ही वेंट टू मार्केट, और एंड से दूसरा प्रिंसिपल क्लाउज जुड़ा है एंड बॉट ए कॉस्टली रिस्ट वॉच, यानी वह बाजार गया और एक महंगी घड़ी खरीद कर लाया। तो ये दोनों प्रिंसिपल क्लाउज हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तक ये क्या हो गया, यहाँ तक ये हो गया है कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद क्या लिखा है, दैट वाज स्टोलन ए फ्यू वीक्स लेटर, ठीक है, जो कि कुछ सप्ताह बाद उस जो है चुरा ली गई। तो यहाँ पे दैट से जुड़ा है, दैट वाज स्टोलन ए फ्यू वीक्स लेटर, ये क्या हो गया सबॉर्डिनेट क्लाउज हो गया, क्योंकि दैट सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इससे जुड़ा होने के नाते तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो प्रिंसिपल क्लाउजेज हैं और एक सबॉर्डिनेट क्लाउज है। इसी वजह से इसको हम मिक्स्ड सेंटेंस के रूप में देखते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं इसे, ठीक है। अब आपको आई थिंक ज़्यादा समस्या नहीं हो रही होगी समझने में, आप आसानी से कर ले जाएंगे, और आई विश कि आप आसानी से कर ले जाएं, पहचान ले जाएं कैसे पहचानेंगे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस को, ठीक है। तो आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज के लिए इतना ही, ठीक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी सुझाव हो आप दे सकते हैं और आपके उस सुझाव पर अमल किया जाएगा, ठीक। और आप ध्यान से पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।